Assalamu alaikum. So, in the last class, we started the chapter price elasticity of supply, and then we moved towards usefulness of PES to a producer, right? हम लोगों ने इलास्टिक सप्लाई और इन इलास्टिक सप्लाई सक्सेसफुली कवर कर लिया था। फिर हम लोग गए थे यूजफुलनेस ऑफ PES टू अ प्रोड्यूसर की तरफ। आज जो हम लोग करेंगे उसका नाम है एक्सट्रीम केसेस। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई एंड यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, इन तीनों को एक्सट्रीम केसेस कहते हैं। सवाल, सर इन तीनों को एक्सट्रीम केसेस क्यों कहते हैं? वाई? बिकॉज ये दुनिया में बहुत रेयरली एग्जिस्ट करते हैं। नॉर्मली अ प्रोडक्ट हैज ईदर एन इलास्टिक सप्लाई और एन इनइलास्टिक सप्लाई। जैसे आपको लास्ट क्लास में बताया गया है कि नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल कार, मोबाइल फोन्स, दैट इज ड्यूरेबल गुड्स, उनकी सप्लाई इलास्टिक होती है। और इन इलास्टिक सप्लाई होती है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की, पेरिशेबल प्रोडक्ट्स की। ठीक है, उनकी सप्लाई इन इलास्टिक होती है बिकॉज उनका जो यील्ड है वो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होता, तो दे नेचुरली कैरी एन इनइलास्टिक सप्लाई। बट कार, मोबाइल फोन, ये सब की सप्लाई इलास्टिक होती है बिकॉज दे आर ड्यूरेबल, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। सही है। सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग यूनिटरी इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, एंड देन वी विल स्टडी फैक्टर्स अफेक्टिंग पीएस। आज इंशाल्लाह इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू, स्टार्ट करते हैं। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विथ एक्सट्रीम केसेस। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सट्रीम केसेस से। अच्छा जी, हमने दो इलास्टिसिटी ऑलरेडी कवर कर ली है। एक है पर इलास्टिक, एक है इनइलास्टिक। आज जो हम लोग कवर करेंगे वो है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। अब अगर आपको पीईडी का टॉपिक याद है तो कैन यू गाइस कंट्रीब्यूट मी ऑन दी चैट बॉक्स? आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं यहाँ पर वैल्यू क्या होगी। जैसे इलास्टिक में ग्रेटर देन वन होती थी, इन इलास्टिक में लेस देन वन होती थी, तो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में क्या होगी? कोई गेस मार सकते हो? आपने बोला जी सर, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में जो आपका पीईएस है वो इनफाइनाइट होगा। आपका जो पीईएस है वो इन्फिनिटी होगा, राइट? अच्छा सर, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में देर आर परफेक्ट रिसोर्सेज अवेलेबल। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं सर? परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में परफेक्ट रिसोर्सेज अवेलेबल है। सबके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है, परफेक्ट रिसोर्सेज है जिसका मतलब है कि आप जो है वो इनफाइनाइट क्वांटिटी सेल कर सकते हो। क्या सेल कर सकते हो? इनफाइनाइट क्वांटिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि सर परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में परफेक्ट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप इनफाइनाइट क्वांटिटी बनाकर बेच सकते हो। सही कह रहा हूँ? अब सर आपकी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई है, तो आपका जो प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट, वो सेम होगा। सही कह रहा हूँ? तो यार जब आपका प्रोडक्ट सेम होगा ना, तो आपकी प्राइस भी क्या होगी? आपकी प्राइस भी सेम होगी। रिपीट कर रहा हूँ अगेन। सर परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में जो आपका आंसर है वो इन्फिनिटी आएगा। सर परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में परफेक्ट रिसोर्सेज अवेलेबल होती हैं, तो सबका जो फाइनल प्रोडक्ट है ना, जो प्रोड्यूस होगा, वो सेम होगा। और सिंस परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई है ना, आपके पास परफेक्ट रिसोर्सेज है, तो आप इनफाइनाइट क्वांटिटी बनाकर सेल कर सकते हो। सो इनफाइनाइट क्वांटिटी कैन बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड। सबका प्रोडक्ट सेम है तो सबकी प्राइस भी सेम होगी। सही कह रहा हूं? सबका प्रोडक्ट सेम है तो सबकी प्राइस भी सेम होगी। अब मुझे एक बात बताओ, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में आप याद रखना, स्पेयर कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है। क्या एग्जिस्ट करती है? आपके पास स्पेयर कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है। स्पेयर कैपेसिटी का मतलब क्या है? कि सर जब आप इनफाइनाइट क्वांटिटी बनाते हो ना, तो आपके पास उस इनफाइनाइट क्वांटिटी को स्टोर करने के लिए जगह भी होनी चाहिए। तो सर एक ऐसा प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं जिसको आप जितना चाहो ना उतना बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सीमेंट। बिल्डिंग बनाने के लिए क्या यूज होती है? बिल्डिंग बनाने के लिए सीमेंट यूज होती है। सीमेंट की सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है, इसकी परफेक्ट रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसकी जितनी क्वांटिटी चाहो उतनी क्वांटिटी बना के बेच सकता हूँ। सबका प्रोडक्ट भी सेम होगा, सबके फाइनल प्रोडक्ट भी सेम होगा, हल्का फुल्का क्वालिटी में फर्क होगा, बहुत माइनर सा। और लोगों के पास स्पेयर कैपेसिटी होते हैं, बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं जहां पर वो इन रिसोर्सेज को स्टोर कर सकते हैं। तो मैं इधर ये लिखूं कि स्पेयर कैपेसिटी एग्जिस्ट होने का मतलब क्या है? कि देर आर लार्ज वेयर हाउसेस। क्या है भाई? स्पेयर कैपेसिटी एग्जिस्ट होने का मतलब है कि देर आर लार्ज वेयर हाउसेज अवेलेबल। लार्ज वेयर हाउस अवेलेबल है जहां पर आप जितना चाहो उतना माल बनाकर स्टोर कर सकते हो। सही है। अब मुझे एक बात बताओ, सर यहाँ पर कर्व क्या बनेगा? आपने बोला सर यहाँ पर
हॉरिजॉन्टल कर्व बनेगा। सर यहाँ पर कौन सा कर्व बनेगा? सर परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई के केस में जो आपका सप्लाई कर्व है वो हॉरिजॉन्टल बनेगा। सवाल, सर परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई के केस में आपका सप्लाई कर्व हॉरिजॉन्टल क्यों बनेगा? व्हाट इज द रीजन? आपने मुझे बोला सर रीजन ये है कि सर जब सबका प्रोडक्ट सेम होगा ना, सबके पास परफेक्ट रिसोर्स है, तो जब सबका फाइनल प्रोडक्ट सेम होगा तो सबकी जो प्राइस है ना वो भी सेम होगी। सही कह रहा हूँ? जब सबका फाइनल प्रोडक्ट सेम है तो जो सबकी प्राइस है वो भी क्या होगी सर? वो भी सेम होगी। तो इस वजह से आपका जो सप्लाई कर्व है वो हॉरिजॉन्टल बनेगा। अब मुझे एक बात बताओ, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में आप प्राइस को तो चेंज नहीं कर सकते। सवाल, सर आप प्राइस को चेंज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो सबके पास सबका फाइनल प्रोडक्ट है ना वो सेम होगा, जो सबका फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा ना वो सेम होगा। बिकॉज एवरी प्रोड्यूसर हैज परफेक्ट रिसोर्सेज अवेलेबल, सबके पास एक ही रिसोर्स है, सब एक ही चीज बना सकते हैं। तो आप प्राइस को तो चेंज नहीं कर सकते। तो सर प्रोड्यूसर एक ही चीज कर सकता है कि सिंस उसके पास परफेक्ट रिसोर्सेज अवेलेबल है तो वो इनफाइनाइट क्वांटिटी बेचकर ज्यादा रेवेन्यू कमा सकता है। तो दैट इज वाई जितने से वो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ाएगा उतने से प्रोड्यूसर का टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा। सही कह रहा हूँ? सर परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में प्राइस में चेंज नहीं आएगा। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में आप जितने से क्वांटिटी सप्लाइड को बढ़ाएंगे उतने से आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा। So, sir, in perfectly elastic supply, your PES is infinite. There are perfect resources available, जिस वजह से infinite quantity can be produced and sold. Perfectly elastic supply में सबका प्रोडक्ट सेम होता है तो सबकी प्राइस भी जो है वो सेम होती है। और यहाँ पर जो है स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल होती है, तो आप जितना माल चाहो उतना बना के स्टोर कर सकते हो अपने पास। आपके पास लार्ज वेयर हाउस अवेलेबल होता है। यहाँ पर जो सप्लाई कर्व है वो भी हॉरिजॉन्टल बनता है। आप प्राइस को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि सबका जो फाइनल प्रोडक्ट है ना वो सेम है। तो सर रेवेन्यू बढ़ाने का एक ही तरीका है कि आप ज्यादा क्वांटिटी बेच के ज्यादा रेवेन्यू कमा सकते हो। यू कैन प्रोड्यूस एज मच एज यू वांट एंड यू कैन इंक्रीज योर रेवेन्यू, राइट? इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे अभी आपने देखा है कि सिल्वर की डिमांड बढ़ रही है ना, अभी सिल्वर और गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है। तो मैं एग्जांपल जो दे रहा हूँ वो यहाँ पर वैलिड नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि सिल्वर और गोल्ड की अभी डिमांड बढ़ रही है एंड लेट्स सपोज कि सिल्वर और गोल्ड की परफेक्ट रिसोर्सेज अवेलेबल है, बहुत सारे प्रोड्यूसर हैं हजारों की तादाद में और परफेक्ट रिसोर्स अवेलेबल है। तो अगर सिल्वर की डिमांड अचानक से बहुत ज्यादा बहुत ग्रेजुअल इंक्रीज भी आ जाता है ना तो प्रोड्यूसर अपना रेवेन्यू को बढ़ा सकता है एज मच एज ही कैन, बिकॉज ही कैन नाउ प्रोड्यूस इनफाइनाइट क्वांटिटी एज मच एज ही वांट्स, राइट? सर यहाँ पर क्या डायग्राम बनेगी? देखिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे दो एक्सेस, उसके बाद क्या करेंगे? हम लोग लेबलिंग करेंगे ना। सर लेबलिंग क्या करें? सर ऊपर आ जाएगा प्राइस, प्राइस को किससे डिनोट करते हैं? पी से। सर नीचे क्या आएगा? सर नीचे आएगा क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। सर ऊपर आ गया प्राइस, नीचे आ गया क्वांटिटी सप्लाइड। सर प्राइस को पी से डिनोट करते हैं, क्वांटिटी सप्लाइड को क्यू से डिनोट करते हैं। सर ये जो मैंने अभी कर्व बनाया ना, ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व बनाया है, इस सप्लाई कर्व को क्या कहते हैं? इस सप्लाई कर्व को क्या कहते हैं? सर इस सप्लाई कर्व को कहते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व। क्या कहते हैं? सर इस सप्लाई कर्व को हॉरिजॉन्टल कर्व कहते हैं। सही कह रहा हूँ? हाँ भाई। मैंने हॉरिजॉन्टल कर्व क्यों बनाया? क्योंकि सबके पास परफेक्ट रिसोर्स है, सबका प्रोडक्ट सेम है, तो सबकी प्राइस भी सेम होगी। सही है? तो एक ही तरीका है, एक ही तरीका है इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर रेवेन्यू, दैट इज बाय सेलिंग मोर यूनिट्स। ठीक है? अब आप चेक करो, मैं जितने से क्वांटिटी सप्लाइड को बढ़ाऊंगा उतने से मेरा रेवेन्यू सेम प्राइस के ऊपर बढ़ जाएगा। क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में द ओनली वे टू इंक्रीज रेवेन्यू इज बाय सेलिंग मोर यूनिट्स, कि वो ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करके ज्यादा रेवेन्यू अर्न कर ले। ठीक है? ओके है? बच्चे जरा पूछते हैं कि सर परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई की कोई एग्जांपल दे दें, तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। वीट की एग्जांपल दे सकते हैं आप? ठीक है। आप राइस की एग्जांपल दे सकते हैं। इन सब की सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होती है। ठीक है? अब हम लोग चलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई की तरफ से। अब ये परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई सर क्या होता है? अब गौर से सुनना सर। कैन एनीवन प्लीज टेल मी परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई में आपकी वैल्यू क्या होगी पीईएस की? हाँ जी, कोई बताएगा? सर परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई में पीईएस की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी ना भाई। सर इलास्टिक में आपका आंसर ग्रेटर देन वन होगा, इन इलास्टिक में लेस देन वन होगा। परफेक्टली इलास्टिक में इन्फिनिटी होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक में जीरो होगा। सही है? अब याद रखना, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई के अंदर
नो रिस्पॉन्सिवनेस है। गाइस कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय नो रिस्पॉन्सिवनेस? इससे पहले भी हमने ये वर्ड पढ़ा है, पीईडी में पढ़ा, वाईडी में पढ़ा, एक्सईडी में पढ़ा। व्हाट डू यू मीन बाय नो रिस्पॉन्सिवनेस? सर परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई में नो रिस्पॉन्सिवनेस है। सर नो रिस्पॉन्सिवनेस का क्या मतलब होता है? सर नो रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है कि देयर विल बी नो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। करेक्ट? आपने बोला सर परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई में पीईएस जीरो होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई में नो रिस्पॉन्सिवनेस होगी। नो रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है क्वांटिटी सप्लाइड में कोई चेंज नहीं आएगा। कोई चेंज का मतलब क्या है? कोई चेंज नहीं आएगा, इसका मतलब है फिक्स्ड क्वांटिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। सही कह रहा हूँ? फिक्स क्वांटिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, क्योंकि क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए फिक्स क्वांटिटी बन सकती है। अब सवाल ये है कि सर फिक्स क्वांटिटी क्यों बन सकती है? क्यों फिक्स क्वांटिटी बढ़ेगी बनेगी? कोई तो रीजन तो होगा ना सर? यस, रीजन है। बिकॉज परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई है ना अगर किसी प्रोडक्ट की, तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए देर आर नो रिसोर्सेज अवेलेबल एंड देर इज नो स्पेयर कैपेसिटी। सर परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई के अंदर एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए नो रिसोर्सेज अवेलेबल होती हैं, और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए भी नो रिसोर्सेज हैं, और उसको रखने के लिए जगह भी नहीं होती है। जगह भी नहीं होती है का क्या मतलब है? कि देर इज नो स्पेयर कैपेसिटी। अगर आप बना भी देते हो तो आपके पास रखने के लिए जगह नहीं है, आपके पास रखने के लिए जगह नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया सर? परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई में देर आर नो रिसोर्सेज अवेलेबल, और देर इज नो स्पेयर कैपेसिटी, इसलिए एक फिक्स क्वांटिटी बिकेगी। सही है? अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर कौन सा कर्व बनेगा? यहां पर कौन सा कर्व बनेगा? आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं? एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं? एक एग्जांपल दूं आपको? बिटकॉइन। बिटकॉइन को तो सब जानते हैं ना? बिटकॉइन हो गया, और न्यूक्लियर वेपन्स। बिटकॉइन और न्यूक्लियर वेपन्स, इनकी सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक है। अगर रिसोर्सेज अवेलेबल होती तो फिर हर कंट्री एक एटॉमिक कंट्री होती ना, और हर कंट्री बिटकॉइन की माइनिंग कर रही होती। सही है? परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई डायमंड की है, एक फिक्स क्वांटिटी बिकती है। ठीक है सारा? गोल्ड नहीं है, गोल्ड नहीं है। गोल्ड की सप्लाई इलास्टिक है, सिल्वर की भी इलास्टिक है। डायमंड की सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक है, उसकी एक फिक्स क्वांटिटी बिकती है। सही है? बिटकॉइन की माइनिंग होती है, आपको पता होगा। तो बिटकॉइन की भी सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक है। सही है? न्यूक्लियर वेपन की भी सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक है, उसको बनाने के लिए नो रिसोर्सेज है, वरना एवरी कंट्री वुड बी एटॉमिक कंट्री, एवरी कंट्री वुड बी माइनिंग बिटकॉइन। सही है? हर कंट्री डायमंड प्रोड्यूसर होती है। आपको पता है वर्ल्ड वर्ल्ड की सबसे बड़ी डायमंड माइंस कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, एक कंपनी है डी बियर्स, वो एक अकेली, उसके पास 85% ऑफ वर्ल्ड की डायमंड माइन का शेयर है। तो उसकी सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक है, फिक्स है, एक लिमिटेड क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है। तो मैंने आपको क्या बताया सर? परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई के अंदर पीएस जीरो होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई के अंदर क्वांटिटी सप्लाइड में कोई चेंज नहीं आएगा, एक फिक्स क्वांटिटी बिकेगी, बिकॉज देर आर नो रिसोर्सेज अवेलेबल एंड देर इज नो स्पेयर कैपेसिटी टू स्टोर दैट प्रोडक्ट। देर इज नो वेयर हाउस अवेलेबल, कोई जगह भी नहीं है उसको स्टोर करने के लिए। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर कौन सा कर्व बनेगा सर? परफेक्टली इनइलास्टिक में जो आपका कर्व है ना, वो कौन सा होगा? परफेक्टली इनइलास्टिक में वर्टिकल कर्व बनेगा। कौन सा कर्व बनेगा? वर्टिकल। अब मुझे एक बात बताओ, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई के अंदर मैं जितने से प्राइस बढ़ाऊंगा, उतने से प्रोड्यूसर का टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा। क्यों बढ़ जाएगा भाई प्रोड्यूसर का टोटल रेवेन्यू? क्योंकि क्वांटिटी सप्लाइड में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे मिसाल है, मेरे पास एक एटम बम है, एक एटम बम है मेरे पास, और उस एटम बम की प्राइस मैं अभी चार्ज कर रहा हूँ 1 करोड़। कल मेरे पास एक कंट्री आ गई, उसने बोला मुझे दूसरी कंट्री को उड़ा देना है, खत्म कर देना है। कल एक कंट्री है, उसने बोला मुझे एक दूसरी कंट्री के साथ फड्डा हो गया, मुझे उसको उड़ाकर खत्म करना है, तो मुझे एटम बम दे दो। मैंने बोला ये एटम बम 100 करोड़ रुपए का है, वो तब भी मुझसे खरीदेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं अकेला बंदा हूं जिसके पास एटम बम है, और उसको बनाने के लिए कोई रिसोर्स नहीं है, मैं अकेला होलसेल प्रोड्यूसर हूँ। तो मैं जितने से प्राइस बढ़ाऊंगा उतने से मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा, क्योंकि मेरी क्वांटिटी सप्लाइड तो फिक्स है। मोनोपोली वाला सीन ही होता है एक तरीके से। सही है? मोनोपोली सेलर होता है ये। सही है? तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर क्या डायग्राम बनेगी? आपने बोला सर सबसे पहले हम लोग बनाएंगे दो एक्सेस, और हम लोग लेबलिंग कर देंगे। सर लेबलिंग क्या आएगी? सर ऊपर आ जाएगा प्राइस, प्राइस को किससे डिनोट करते हैं? पी से। सर नीचे क्या आ जाएगा? सर नीचे आ जाएगा क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी सप्लाइड को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। सर इस बार जो मैं सप्लाई कर्व बनाऊंगा वो होगा वर्टिकल कर्व,
ये मैंने कौन सा कर्व बनाया सर? इस बार मैंने वर्टिकल कर्व बनाया। कौन सा कर्व बनाया? इस बार मैंने वर्टिकल कर्व बनाया। सवाल, मैंने वर्टिकल कर्व क्यों बनाया? क्योंकि मेरी क्वांटिटी फिक्स होगी। क्यों फिक्स होगी? बिकॉज देर इज नो रिस्पॉन्सिवनेस। याद है, क्वांटिटी सप्लाइड में कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज देर आर नो रिसोर्सेज अवेलेबल टू प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट। सिंपल है। अब मैं, ये मेरी इनिशियल प्राइस हो गई। अब आप देखो, मैं जितने से प्राइस बढ़ाऊंगा उतने से मेरा टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी सप्लाइड में कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज देर आर नो रिसोर्सेज अवेलेबल। सही कह रहा हूँ? तो मुझे जरा एक बात का जवाब दो। परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई के अंदर देर आर नो रिसोर्सेज अवेलेबल, तो मैं जितने से प्राइस बढ़ाता हूँ उतने से मेरा टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा सर? उतने से मेरा टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा। ऐसा ही है या गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ? अच्छा, अब मुझे जवाब देना जरा एक काम की बात का। हमने चार इलास्टिसिटी कवर कर ली। इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। हमने कर ली भाई चार इलास्टिसिटी कवर। कौन कौन सी? इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। अब जो मैं आपको पांचवी कवर कराऊंगा, दैट इज अ वेरी एक्सट्रीम केस। वो एक बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम केस है, बहुत रेयरली फाइंड होता है। और उस एक्सट्रीम केस का नाम क्या है? उस एक्सट्रीम केस का नाम है यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। क्या नाम है? यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। सर अब जो मैं आपको करवाऊंगा ना, उसका नाम है यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, अब मुझे सिर्फ इतना बता दो, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई में, वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। सर यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई के अंदर आपका जो आंसर है वो वन होगा। सही है। और आप सबको याद होगा, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई में इक्वल रिस्पॉन्सिवनेस होगी। सर यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई में इक्वल रिस्पॉन्सिवनेस होगी। इक्वल रिस्पॉन्सिवनेस का क्या मतलब है? इक्वल रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है कि जितना प्राइस में चेंज आएगा उतना ही क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज आएगा ना। तो अगर प्राइस 10% से बढ़ती है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कितने परसेंट से बढ़ेगी? 10% से। सही कह रहा हूँ? सर अगर प्राइस 10% से बढ़ती है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी 10% से बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिवनेस क्या है सर? रिस्पॉन्सिवनेस इक्वल है। सही कह रहा हूँ भाई? ऐसा ही है भाई। अगर प्राइस 10% से बढ़ती है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कितने परसेंट से बढ़ जाएगी? 10% से बढ़ जाएगी। सही कह रहा हूँ? अब मुझे जरा कोई एग्जाम्पल तो दो। मुझे जरा कोई एग्जाम्पल तो दो। मुझे जरा कोई एग्जाम्पल तो दो, मैं एग्जाम्पल दूं आपको। टेलीविजन्स और लैपटॉप्स, इनकी जो सप्लाई है ना वो यूनिटरी इलास्टिक है। क्या बोला आपको? टेलीविजन और लैपटॉप की सप्लाई यूनिटरी इलास्टिक है। अब गौर से सुनना मेरी बात। अगर डिमांड बढ़ती है 10% से, सिर्फ जवाब देना भाई, डिमांड बढ़ेगी तो सरप्लस या शॉर्टेज क्या होगी? डिमांड बढ़ेगी तो शॉर्टेज होगी या सरप्लस? गुड, शॉर्टेज होगी। शॉर्टेज होगी तो क्या होगा? प्राइस बढ़ेगी या कम होगी? प्राइस बढ़ेगी ना। तो लेट सपोज अगर प्राइस 10% से बढ़ती है, क्योंकि डिमांड भी 10% से बढ़ी है, तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कितने परसेंट से बढ़ेगी? 10% से, क्योंकि इक्वल रिस्पॉन्सिवनेस है। जितना डिमांड में चेंज आएगा उतना ही क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज आएगा। मतलब टेलीविजन की अगर डिमांड 10% से बढ़ती है ना, तो प्रोड्यूसर उसकी क्वांटिटी सप्लाइड को भी 10% से बढ़ाएगा, क्योंकि उस प्रोडक्ट का नेचर ऐसा है, देर इज इक्वल रिस्पॉन्सिवनेस। समझ आई मेरी बात? तो सर यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई के अंदर आपका आंसर वन होता है। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई में इक्वल रिस्पॉन्सिवनेस होती है, जितना प्राइस में चेंज आएगा उतना क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज आएगा। सही कह रहा हूँ भाई? और मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर इसकी एग्जांपल है टेलीविजन और लैपटॉप की। तो भाई अगर टेलीविजन की डिमांड 10% से बढ़ती है तो उस डिमांड को कोप अप करने के लिए प्रोड्यूसर क्वांटिटी सप्लाइड को भी 10% से ही बढ़ाएगा ना। तो दैट इज वाई देर इज इक्वल रिस्पॉन्सिवनेस। अब यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई में याद रखना, आप एक बनाओगे स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। क्या बोला मैंने आपको? यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई में यू विल मेक अ स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन।
क्या बोला सर? यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई में आप एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे जो ओरिजिन से स्टार्ट होगी। यहां पर बच्चा एक बात सोचता है, बच्चा मुझे बोलता है सर आपने है ना हमें एक बार बोला था, आपने हमें एक बार बोला था कि सर कोई भी डायग्राम ओरिजिन से शुरू नहीं होगी। आज मैं आपको खुद कह रहा हूं एक एक्सेप्शन है। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई ही एक ऐसी वाहिद इलास्टिसिटी है जिसके अंदर आप ओरिजिन से लाइन शुरू करोगे। क्या बोला मैंने आपको? वैसे तो कोई भी डायग्राम ओरिजिन से शुरू नहीं हो सकती, लेकिन देर इज ओनली वन एक्सेप्शन। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई ही एक ऐसी इलास्टिसिटी है जिसके अंदर आप ओरिजिन से लाइन शुरू करोगे। किधर से लाइन शुरू करोगे? ओरिजिन से। क्या बोला मैंने आपको? सर यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई ही एक ऐसी सप्लाई है जिसके अंदर आप लाइन किधर से शुरू करोगे? जिसके अंदर आप लाइन ओरिजिन से शुरू करोगे। तो सर आप ओरिजिन से क्यों शुरू करोगे? कोई लॉजिक तो होगी ना। मैंने बोला हाँ लॉजिक है यार। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई में जितना प्राइस में चेंज आता है उतना क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज आता है ना। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई में इक्वल रिस्पॉन्सिवनेस होती है। तो मुझे जरा जवाब देना भाई, अगर प्राइस जीरो है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या होगी? इफ प्राइस इज जीरो व्हाट विल बी द क्वांटिटी सप्लाइड? जीरो होगी ना। जितना प्राइस में चेंज उतना क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज होगा, इसलिए हम लोग यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई में ओरिजिन से शुरू होने वाली लाइन बनाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, ऊपर आ जाएगा प्राइस, प्राइस को किससे डिनोट करते हैं? पी से। सर नीचे क्या आ जाएगा? सर नीचे आ जाएगा क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। इस बार मैं एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन बनाऊंगा जो आप देखो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। अब मैंने एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन ओरिजिन से स्टार्ट होते हुए क्यों बनाई है? क्योंकि यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई में देयर इज इक्वल रिस्पॉन्सिवनेस, राइट। अब आप चेक करो, ये आपकी इनिशियल प्राइस है, जहां टच हुआ नीचे क्वांटिटी आएगी ना। तो आप इधर चेक करो, ये हो गई आपकी इनिशियल प्राइस, जहां टच होगा कर्व से नीचे क्वांटिटी आएगी। अब मुझे एक बात बताओ, सर ये मैंने प्राइस को बढ़ाया, ये मैंने प्राइस बढ़ाई, जहां टच होगा नीचे क्वांटिटी आएगी। तो अब आप चेक करो, सर ये मैंने प्राइस को पी से P1 के ऊपर बढ़ाया, तो क्वांटिटी सप्लाइड क्यू से Q1 के ऊपर बढ़ गई। सही कह रहा हूँ? आप चेक करो, जब मैंने प्राइस को P से P1 पे बढ़ाया तो क्वांटिटी सप्लाइड Q से Q1 के ऊपर बढ़ गई। अगर आप गैप चेक करो ना बॉक्सेस का, अगर आप बॉक्सेस का गैप चेक करो तो योर गैप इज सेम। देखो आप प्राइस में आया है 10% चेंज, और अगर आप बॉक्सेस को देखो तो क्वांटिटी सप्लाइड में भी कितना परसेंटेज चेंज आया है? 10% आया ना। क्यों? बिकॉज यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई में क्या होती है? इक्वल रिस्पॉन्सिवनेस, करेक्ट। नाउ प्लीज डू मी अ फेवर, मुझे जल्दी से ये 3 पैराग्राफ्स आप लोग रीड डाउन कर दें तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करूं। प्लीज थोड़ा जल्दी जल्दी मुझे ये प्लीज काइंडली पैराग्राफ पढ़ दे तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करूं। डन, चलें आगे। ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड। अब मैं आपको है ना कुछ काम की चीजें बताऊंगा। अब गौर से सुनना, एक छोटा सा माइंड मैप होगा, एक छोटा सा रिवीजन होगा। सही है। अब मुझे जरा एक बात बताओ, हमने पहली सप्लाई पढ़ी थी, उसका नाम था इलास्टिक सप्लाई, याद है? तो यार मुझे जरा कोई बच्चे याद दिलाएगा, इलास्टिक सप्लाई में मोर रिसोर्सेज अवेलेबल होती थी, याद है? सर इलास्टिक सप्लाई में मोर रिसोर्सेज अवेलेबल होती थी, और गुड को स्टोर करने के लिए स्पेयर कैपेसिटी भी एग्जिस्ट करती थी, ठीक है? सही है, गुड को स्टोर करने के लिए स्पेयर कैपेसिटी भी एग्जिस्ट करती थी, जिसका मतलब है कि देयर वर लार्ज वेयर हाउस अवेलेबल, और जो आपका प्रोडक्ट था ना वो भी रेडीली अवेलेबल था।
सही कह रहा हूँ भाई मैं? इलास्टिक सप्लाई में देर आर मोर रिसोर्सेज अवेलेबल। उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए स्पेयर कैपेसिटी भी एग्जिस्ट करती थी। लार्ज वेयर हाउस अवेलेबल था, आप वहां पर जितनी चाहो उतनी रिसोर्सेज को स्टोर कर सकते हो, आपका प्रोडक्ट भी रेडीली अवेलेबल था। और मैंने आपको एग्जांपल दी थी किसकी? गाड़ियों की दी थी और मोबाइल फोन की दी थी। तो मुझे जरा एक बात बताओ, इलास्टिक सप्लाई के केस में अगर प्राइस 10% से स्मॉलर परसेंटेज से इंक्रीज होती है तो प्रोड्यूसर क्वांटिटी सप्लाइड को लार्जर परसेंटेज से इंक्रीज कर देगा। क्यों? कोई रीजन? जी सर, बिल्कुल। अगर प्राइस 10% से बढ़ती है तो प्रोड्यूसर क्वांटिटी सप्लाइड को ज्यादा परसेंटेज से बढ़ा देगा, बिकॉज प्रोड्यूसर हैव मोर रिसोर्सेज अवेलेबल, तो ही विल रिस्पॉन्ड मच टू अ स्मॉलर चेंज इन प्राइस। राइट? फिर हमने करी थी कौन सी सप्लाई? फिर हमने करी थी सेकंड पे इनइलास्टिक सप्लाई। तो मैंने आपको बताया था इनइलास्टिक सप्लाई के अंदर देर आर लेस रिसोर्सेज अवेलेबल, इफ यू गाइज रिमेंबर। मैंने आपको ये बात बताई थी कि इनइलास्टिक सप्लाई में लेस रिसोर्सेज अवेलेबल होती है और लेस स्पेयर कैपेसिटी एग्जिस्ट। लेस स्पेयर कैपेसिटी का मतलब है कि इतनी ज़्यादा स्टोरेज की जगह मौजूद नहीं है। देर आर नॉट लार्ज वेयर हाउस अवेलेबल, ठीक है। और जो आपका प्रोडक्ट था वो भी टाइम टेकिंग था, उसको बनने में टाइम लगता था, उसका हार्वेस्टिंग पीरियड ज़्यादा था। आपको एग्जांपल दी थी कॉफ़ी बीन्स की, आपको एग्जांपल दी थी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में क्रॉप्स की बात कर रहा हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं क्रॉप्स की बात कर रहा हूँ। तो इनइलास्टिक सप्लाई में अब अगर प्राइस ज़्यादा से बढ़ती है तो प्रोड्यूसर क्वांटिटी सप्लाइड को बढ़ा तो सकता है, लेकिन बहुत थोड़े से बढ़ा सकता है। क्यों बहुत थोड़े से बढ़ा सकता है? बिकॉज एक तो देर आर लेस रिसोर्सेज अवेलेबल टू प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, प्लस दैट प्रोडक्ट इज टाइम टाइम टेकिंग, उसका हार्वेस्टिंग पीरियड बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं बना भी लेता हूँ तो मेरे पास उसको रखने के लिए जगह नहीं है। मतलब एक ही तरीका है कि मैं अपनी क्वांटिटी सप्लाइड को ज़्यादा से कैसे बढ़ा सकता हूँ। मैं कोई नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करूँ, मैं कोई वेयर हाउस खरीदूँ और मैं किसी तरीके से अपनी स्पेयर कैपेसिटी को बढ़ाऊं। सही है ना? ठीक है। तो सर इलास्टिक सप्लाई में अगर प्राइस थोड़े से बढ़ती है तो प्रोड्यूसर क्वांटिटी सप्लाइड को ज्यादा से बढ़ा देगा, बिकॉज ही हैज मोर रिसोर्सेज अवेलेबल। बट इन इलास्टिक सप्लाई ही कैन नॉट रिस्पॉन्ड मच टू अ लार्जर चेंज इन प्राइस बिकॉज ही हैज लेस रिसोर्सेज अवेलेबल। सही कह रहा हूँ? अच्छा जी, अब मुझे एक बात का जवाब दो। अभी हमने पढ़ा परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, तो मुझे जवाब देना। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में प्रोड्यूसर प्राइस को तो चेंज नहीं कर सकता क्योंकि हर किसी के पास परफेक्ट रिसोर्स है, सबका प्रोडक्ट सेम है। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोड्यूसर क्वांटिटी सप्लाई जितने से बढ़ाएगा उतने से उसका रेवेन्यू बढ़ेगा। परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई में हमने पढ़ा कि नो रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो वो क्वांटिटी सप्लाइड को तो चेंज ही नहीं कर सकता, वो एक फिक्स क्वांटिटी बना सकता है, तो जितने से प्राइस बढ़ेगी उतने से रेवेन्यू बढ़ेगा। और यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई में तो इक्वल रिस्पॉन्सिवनेस थी। करेक्ट? अब मैं आपके सामने लगा रहा हूं फैक्टर्स अफेक्टिंग पीईएस, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब याद रखना, फैक्टर्स अफेक्टिंग पीईएस वो फैक्टर्स हैं जो ये डिटरमाइन करने में आपकी मदद करेंगे कि आपके प्रोडक्ट की सप्लाई प्राइस इलास्टिक है या फिर आपके प्रोडक्ट की सप्लाई इन इलास्टिक है। क्या बोला मैंने आपको? सर फैक्टर्स अफेक्टिंग पीईएस वो प्रोडक्ट है, वो फैक्टर्स है जो आपको ये डिटरमाइन करने में मदद करेंगे कि आपके प्रोडक्ट की सप्लाई इलास्टिक है या फिर इन इलास्टिक है। सर पहला जो फैक्टर है ना उसका नाम है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज भी कह सकते हैं। सही कह रहा हूँ? सर जो पहला फैक्टर है उसका नाम है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है तो कौन सी सप्लाई होगी? इफ आई हैव मोर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, इफ आई हैव मोर रॉ मटेरियल अवेलेबल, कौन सी सप्लाई होगी गाइस? इलास्टिक। एंड इफ आई हैव लेस रॉ मटेरियल अवेलेबल, लेस रिसोर्सेज अवेलेबल, तो मेरी सप्लाई इन इलास्टिक होगी। अब आप पढ़ते हैं, क्या ये यही कह रहा है? If raw material is available in bulk quantity, so a change in price will bring a larger change in quantity supplies as the organization can produce more goods. सही कह रहा है ये? If raw material is not available in bulk quantity, मतलब if there are less resources available, so a change in price will bring a smaller change in quantity supplied as organization can produce less goods due to less availability of raw material. ओके, दूसरा क्या लिखा हुआ है? दूसरा फैक्टर लिखा हुआ है वेयर हाउस। वेयर हाउस को कहते हैं स्पेयर कैपेसिटी भी कहते हैं। वेयर हाउस को और भी क्या कहते हैं? वेयर हाउस को स्पेयर कैपेसिटी भी कहते हैं। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास लार्ज वेयर हाउस यानी कि स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है तो वो जितने चाहे उतने गुड्स बना के स्टोर कर सकती है।
तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास लार्ज वेयर हाउस अवेलेबल है तो उसकी सप्लाई क्या होगी गाइस? अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास लार्ज वेयर हाउस अवेलेबल है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास स्पेयर कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है, तो उस प्रोडक्ट की सप्लाई इलास्टिक होगी, सिंपल है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास लेस नो वेयर हाउस अवेलेबल है, कोई स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, तो वो एक लिमिटेड क्वांटिटी बनाकर बेच सकता है, तो फिर उसकी सप्लाई क्या होगी? उस फर्म की सप्लाई इनइलास्टिक होगी, करेक्ट? ठीक है। अब तीसरा फैक्टर लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी। अगर आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो आपका जो प्रोडक्ट है ना वो रेडीली अवेलेबल होगा। क्या बोला मैंने आपको? अगर आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो जो आपका प्रोडक्ट है ना वो रेडीली अवेलेबल होगा, मतलब उसको बनाने में टाइम नहीं लगेगा। तो वो गुड जो रेडीली अवेलेबल होता है, उस प्रोडक्ट की सप्लाई क्या होती थी, याद है आपको? उस प्रोडक्ट की सप्लाई होती थी इलास्टिक। और अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है तो उसका जो प्रोडक्ट है वो टाइम टेकिंग होगा, उसको बनने में टाइम लगेगा, तो उसकी सप्लाई क्या होगी? उसकी सप्लाई इनइलास्टिक होगी। सही कह रहा हूं? चौथा है नेचर ऑफ कमोडिटी। बेटा दो गुड्स होते हैं, एक होता है पेरिशेबल, एक होता है नॉन पेरिशेबल। पेरिशेबल का मतलब है एग्रीकल्चरल गुड्स। तो मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चरल गुड्स की सप्लाई नेचुरली इनइलास्टिक है, क्योंकि जो उनकी प्रोडक्शन है ना वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो उनके हार्वेस्टिंग पीरियड के ऊपर डिपेंड करती है। सही है। तो अब आप देखो इधर क्या लगा है, द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक बीफ एंड मिल्क will also be inelastic because it takes times to increase the size of herds of beef and dairy cattle। ये कह रहा है कि बीफ, मटन की, मटन या इसको क्या कहते हैं, बीफ को क्या कहते हैं, मटन कहते हैं, बीफ मटन एक ही बात, समझ गए ना बस तुम लोग। बीफ और मिल्क की सप्लाई इनइलास्टिक है क्योंकि जो डेयरी कैटल की एनिमल्स की साइज है ना उसको बढ़ाने में टाइम लगता है, उसके हर्ड को, उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने में भी टाइम लगता है। सही है। तो उस वजह से उसकी सप्लाई इनइलास्टिक है। ठीक है, बिकॉज दे आर लिमिटेड इन सप्लाई। सही है। तो अगर एक नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट है जैसे मोबाइल फोन, उसकी सप्लाई इलास्टिक है। तो ये प्रोडक्ट के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट का नेचर क्या है। सही है। ठीक है। पांचवा फैक्टर आपके पास लिखा हुआ है ईज एंड कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ सब्सटीट्यूशन। इसका मतलब है कि नए फैक्टर को नए फैक्टर को इंट्रोड्यूस करना कितना पॉसिबल है एक बिजनेस के लिए। जैसे कि एक बिजनेस के लिए अगर कैपिटल और लेबर है ना ऑक्यूपेशनली मोबाइल है, तो इसका मतलब है कि बिजनेस में वो इजीली लेबर को कैपिटल से या कैपिटल को लेबर से सब्स्टिट्यूट कर सकता है। तो डिपेंड भी करता है कि जो लेबर और कैपिटल को सब्स्टिट्यूट करने की कॉस्ट है वो, और जो उसकी आसानी है, जो ईज है, वो कितना बिजनेस के लिए पॉसिबल है कि वो ये कर सकता है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है ना। अब जैसे मैं अगर लेबर से एक काम करा रहा हूँ और मैं अगर फॉरेन से मशीन को इंट्रोड्यूस कर दूंगा, तो मेरी सप्लाई ऑटोमेटिक इलास्टिक में कन्वर्ट हो जाएगी ना, क्योंकि अब मैं ज्यादा रिसोर्सेज प्रोड्यूस कर सकता हूँ बिकॉज मशीन कैपिटल इज मोर प्रोडक्टिव, राइट? So these five factors: availability of raw material, nature of commodity, ease and cost of factor substitution. Number four, technology. Number five, warehouse. These five factors determine that whether your supply for product is price elastic or price inelastic, right? Okay, ये आपके सामने कैलकुलेशन है that we will cover in MCQs. So alhamdulillah we are done with this chapter. This chapter is price elasticity of supply.